हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका का बात करेंगे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति की, जो बाबू भारत का प्रथम नागरिक होता है। और बाबू इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में किया गया है। अर्थात कहा गया है कि जो केंद्र है उस केंद्र का संवैधानिक प्रमुख एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में सीमित होगी। साथ ही साथ यह प्रधानमंत्री के बाद नाम मात्र की शक्ति वाला प्रधान होगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो अब आज हम जिस टॉपिक की बात करें उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति, जो केवल 11-12 तक ही सीमित नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 11-12 के ऊपर के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मेरे जैसे मतलब मेरी तरह अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बाबू ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन की। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना करें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किसके साथ करना उचित है। मतलब ये कह रहा है भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, इस राष्ट्रपति की तुलना किसके साथ करना उचित है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो बाबू आपका इसका यहाँ पे आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना की गई है, भारत की राष्ट्रपति की तुलना की गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बाबू पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, जब भी आपसे बात पूछेगा भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष या भारत का संवैधानिक प्रमुख, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है 11th और कंपटीशन के एग्जामों में कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। जो बाबू भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो बाबू भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं संघ अथवा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किनके हाथ में नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम बताए हैं कि संविधान का अनुच्छेद, सॉरी ये नहीं बताएं, ये बस आप मतलब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। तब उस संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53। इस संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की अथवा केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। लेकिन फ़र्क ये है कि यह शक्ति नाम मात्र की शक्ति है, वास्तविक शक्ति नहीं है, और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसका आंसर होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है अनुच्छेद 53 के अनुसार, और वो केवल नाम मात्र की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देख लीजिए, हम अभी बता दिए संविधान के अनुच्छेद 52, देखिए अभी हम बताएं 53 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और यहाँ जो हम बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 52, इस संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत बाबू ये भी कहा गया है कि देश का जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इस बात का उल्लेख यहाँ किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कहता है करे भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये भी पूछा है, प्लस ये भी पूछा हुआ है कि रक्षा विभागों का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर होगा संविधान का अनुच्छेद 52 के अनुसार, क्या बोल रहे हैं, 52 के अनुसार इस सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। इस बात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। ध्यान रखिएगा। और सुन लीजिए, इसमें ये भी कहा गया है कि भारत के नाम, मतलब भारत देश में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्य इनके नाम पर ही किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है करें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख भी किया गया है संविधान का अनुच्छेद 58 में। क्या बोले हम, संविधान का अनुच्छेद का 58 क्वालिफिकेशन की बात करता है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए। तो इसमें पहला ही कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, इस बात का कहा गया। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि वो मूल रूप से हो। अगर आप जापान के नागरिक होते हैं और भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक उम्र की कोई बात नहीं कही गई है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है, 65 वर्ष है, या 35 वर्ष है, या 35 के ऊपर भी है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपकी इतनी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के, देख लीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित। अगर सिंपल सी वर्ड बोलें तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। तो हम पढ़ाए थे आपको ऑफलाइन क्लासेज में कि इसका निपटारा संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत, क्या बोलें, 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और बाबू सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा
वो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय होगा। इस तरह से इसका आंसर होगा राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय तय करता है, उच्चतम न्यायालय इसका निपटारा करता है। और बाबू इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी और भी आगे भी इस तरह का वीडियो बनाने का कोशिश करें और आपको फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदक। हम बता दिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको कम से कम 50 प्रस्तावक प्रपोजल और 50 हाँ में हाँ हामी भरने वाले अनुमोदक होने चाहिए, अर्थात 50-50 कितना हो गया 100। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 58 में किया गया है, ये 58 में नहीं, संविधान का अनुच्छेद 58 में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव संचालित। देखिए संचालित का मतलब हुआ चुनाव कौन कराता है, ठीक है ना। जब भी चुनाव कराने की बात हो रही हो, चाहे वो चुनाव लोकसभा का चुनाव हो, देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र में लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र में राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो इसे चुनाव कराने का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दिया जाता है, जिसको बोला जाता है चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया, इस बात का वर्णन किया गया। अगर भाग पूछेगा एग्जाम में आपके तो संविधान का भाग 15, ये 11th में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आफ्टर 12th एग्जाम के बाद भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 से है। किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 324 से है। और अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हो चुके हैं, अब बन गए हैं राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देख लीजिए हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे होते हैं, उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता है। हम इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखिएगा। और इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 54 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति। देख लीजिए जब भी सेना की बात हो रही हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और देख लीजिए जब भी बात हो रही हो थल सेना, क्या बोले अभी हम, जब भी बात हो रही हो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देख लीजिए तो पहला बात हम बता दिए, राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन संबंधी इस बात का उल्लेख 58 में किया गया। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो और उसको लोकसभा के मेंबर बनने के लिए सभी योग्यताएं निर्धारित तय की गई हो, लेकिन वह संसद का मेंबर न हो, यही कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो संसद का मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही वो लाभ का पद ग्रहण किया गया हो, ये ध्यान रखिएगा। और सुन लीजिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये लाभ का पद का मतलब हुआ अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप उसको ही बोला जाता है लाभ का पद। और अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आप लाभ के पद को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से वह संसद का किसी भी सदन का मेंबर न हो, ऑप्शन 4 गलत है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों का होता है। तो बाबू ऐसा नहीं है, ये सबको जानता है कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए ही होता है, 5 वर्षों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजे जाते हैं। हम बता दिए हैं संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सारे मामले उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है और इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है। देख लीजिए जब भी उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद हो इनके चुनाव में, उसका निपटारा संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 गलती टाइप हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को मैं से ड्रॉप कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको पूरा बोले तो
एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली बोला जाता है, किसके लिए अपनाई गई है? तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई गई है। इनका जो मत होता है वो वरीयता क्रम में दिया जाता है और गुप्त रूप से दिया जाता है, इस बात की जानकारी रखिएगा, ठीक है। और कम जो लाने वाले वोट होते हैं उनके वोट ऊपर वाले के वोट में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद से अर्थात राष्ट्रपति को हटाया जाता है किसके माध्यम से? तो हम बताए थे संविधान का अनुच्छेद 61, क्या बोलें? संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। और सुन लीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया आप संसद के किसी भी सदन, वैसे हम बता दिए संसद के कुल कितने सदन? तो 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो आप राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया आएगी उसके ऊपर वो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं किया गया है। जैसे हमने पढ़ाया है यूट्यूब पर ही, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, बता चुके थे, क्योंकि आम जनता का पैसा है और पब्लिक का पैसा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में ही तय किया जाता है, मतलब लोकसभा का में ही मतलब उसका विचार विमर्श किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस तरह से 18 का आंसर होगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 से कर है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए अभी बता दिए हम कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो बाबू वो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाकर किसी भी सदन में हटाया जा सकता है। और इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 61 में किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो महाभियोग से है, और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लागू होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो बाबू राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देते या उनकी मृत्यु हो जाए या अपना पद खाली कर दे तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। 6 माह के भीतर, तब तक के लिए पद कौन संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति इस पद को संभालेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो देख लीजिए बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और इस वीडियो के कंटेंट्स आपको अगर अच्छे लगते हों तो बाबू आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपसे मेरा, ठीक है, यही विनती है। बाकी आगे आपकी मर्जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? देख लीजिए, जब भी अधिवेशन की बात हो तो बाबू संसद का अधिवेशन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठक या अधिवेशन, इस बात का उल्लेख 108 में किया गया है। अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति को है और संयुक्त बैठक का उल्लेख 108 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत निर्वाचित नहीं मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को करता है मनोनीत। यहाँ पूछा है संसद में, तो यहाँ से कुल हो जाएगा 14, ध्यान, 12 और 2 14। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा से कितने लोगों को करता है मनोनीत? तो आंसर होगा 2 लोगों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और इस एंग्लो इंडियन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 लोगों को करता है मनोनीत, जो कहाँ से होते हैं? तो अब जो शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को करता है मनोनीत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे? तो कर है, जनता द्वारा, संसद के मेंबरों द्वारा, लेकिन इसका सटीक आंसर होगा निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा मेंबर द्वारा, यही इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित जो सांसद होते हैं एवं विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो सुन लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता, क्या बोले, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा? तो एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और अगर मंत्रिपरिषद कोई विधेयक भेजता है राष्ट्रपति के पास और वो विधेयक पुनः वापस आता है मंत्रिपरिषद के बाद, तो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए उसको फिर से भेज सकता है, और उसके बाद इसकी सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। इस क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, तो अनुच्छेद 74 के अनुसार
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है युद्ध, अगर भारत में युद्ध हो गया हो, भारत पर आक्रमण हो गया हो, अगर इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है अथवा आपातकाल का घोषणा कर सकता है, मतलब अगर भारत में युद्ध हो गया हो या बाहरी आक्रमण हो गया हो तो इन सभी आक्रमणकारी के विरुद्ध वो कौन सा ऐसा शख्स है जो आपातकाल का घोषणा कर सकता है, तो वो है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। और आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, हम बता दिए। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया कि एंग्लो इंडियन आखिर होते कौन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा। अध्य मतलब आदेश, अध्य मतलब कभी भी आदेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया 123। क्वेश्चन नंबर अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, कौन कार्यभार संभालेगा। देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उस इनके पद को संभालेंगे, पद को ग्रहण करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत, हमारा भारत, भारतीय गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं भारत में, सुन लीजिए, वंशानुगत शासन नहीं है। हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, और ऐसी शासन इंग्लैंड में स्थापित की जा चुकी है, तो वहाँ राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासनकार है, संसदीय शासन प्रणाली है, और हमारे यहाँ 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होते हैं, और उस चुनाव के माध्यम से एक नया पीएम हमारे द्वारा चुना जाता है। इस तरह से भारतीय गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि हमारे भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षमादान की शक्ति, तो ध्यान रखिएगा, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है और राज्य में राज्यपाल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर किसी के फांसी की सज़ा को माफ़ करना हो या कम करना हो या तिथि चेंज करना हो, तो इस बात की शक्ति केवल राष्ट्रपति को दिया गया है, राज्य में राज्यपाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता, क्या बोल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव होता है और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और जिस पार्टी को हम अधिक वोट देते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उस पार्टी के एक मेंबर को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होते हैं, और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा। हम अभी बता दिए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ मतलब राष्ट्रपति ये देखता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है, स्पष्ट बहुमत किसको मिला है, पूर्ण बहुमत। क्योंकि बाबू हमारे यहाँ एक सिस्टम है FPPS, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, और बाबू इस सिस्टम के तहत हम ये देखते हैं अग्रता ही विजेता, मतलब सबसे अधिक वोट लेने वाला ही व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। देख लीजिए, जब भी लोकसभा की बात हो तो अब लोकसभा के नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जो उसका मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है केंद्र या संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देख लीजिए, संघीय मंत्री परिषद या केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग जो 1950 में बना था, और इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया, 14 में भंग कर दिया गया, और 15 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग अब चल रही है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग है, तो अब है नीति आयोग, ये ध्यान रखिएगा। पहले कौन था, तो योजना आयोग, और योजना आयोग का
गठन 1950 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो एक गैर संवैधानिक संगठन है, संस्था है, ध्यान रखिएगा, संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमें अभी ऊपर ही बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? हम अभी बता दिए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बाबू वो राष्ट्रपति बुलाता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, वो चला गया राज्यसभा में और राज्यसभा उसको अस्वीकृत कर देती है या उसको 6 मंथ तक अपने पास रोक कर रखती है, तो इस स्थिति में गतिरोध उत्पन्न न हो, इसलिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है। इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। और बाबू इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बाबू संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसको बुलाने का शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। देख लीजिए, लोकसभा का पूछेगा तब 25 वर्ष, लोकसभा पूछेगा, लोकसभा कहेगा 25 वर्ष, प्रधानमंत्री कहेगा 25 वर्ष, विधानसभा कहेगा विधानसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और जब भी कह देगा राज्यसभा तो क्या करेंगे? 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, और जब कहेगा राष्ट्रपति तो 35 वर्ष, क्या करेगा? 35 वर्ष। इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 25 वर्ष, पीएम बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो बार बार रिपीट कर चुके, अभी तक रिपीट में यही रिपीट हुआ है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री बनाता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है, 75 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, करें संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। ऊपर ही बता चुके हैं कि संघ पद में राष्ट्रपति बड़ा है लेकिन शक्ति में प्रधानमंत्री बड़ा है, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित है लेकिन नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। इस तरह से पद में, क्योंकि सुनिए बाबू, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति काम करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति सारे मंत्रालय को तय करता है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति इनके मंत्रियों को नियुक्त करता है। इस तरह से पद में राष्ट्रपति बड़ा है, शक्ति में पीएम बड़ा है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।